नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात उठ नहीं पाती। कभी ढंग से उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात एक ऐसे बैंकिंग फ्रॉड की जिसे किसी साइबर ठग ने नहीं बल्कि बैंक में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के गिरोह ने मिलकर अंजाम दिया। फ्रॉड गिरोह ने बैंक के खाते से 2.5 करोड़ की रकम उड़ा दी और उपभोक्ता को भनक तक नहीं लगी। लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी, 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। न्याय की लड़ाई कितनी कठिन थी, आईटी कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस केस से बाकी उपभोक्ताओं को क्या सीख मिलती है, सब पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बैंक अधिकारियों ने किया साइबर फ्रॉड। पीड़ित के बैंक अकाउंट से उड़ाए करोड़ों रुपए। पीड़ित परिवार ने 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। एमपी आईटी कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दोषियों पर लगाया 2.5 करोड़ का हर्जाना। दुबई में रहने वाली अर्चना शर्मा ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बैंक कर्मियों ने अर्चना और उनके माता पिता के फर्जी खाते खोले, उनके वास्तविक खाते से पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर किए और फिर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गई। बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर ने ही सारा फर्जीवाड़ा किया। अर्चना शर्मा का परिवार एक ऐसे बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हुआ जिसे बैंक के कर्मचारियों ने ही एक गिरोह की तरह अंजाम दिया। अब मध्य प्रदेश की आईटी कोर्ट ने 7 बैंक और एक वित्तीय कंपनी को दोषी ठहराते हुए शर्मा परिवार को 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। ये प्रदेश की किसी भी आईटी कोर्ट की ओर से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना है। इसमें जो पूरा स्कैम ये हुआ है, ये रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा अन्य जो बैंक कर्मी थे, कहीं ना कहीं उनके सहयोग से इसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी के माध्यम से पैसे निकाले गए। तो इसमें सबसे लगभग 1 वर्ष तक इसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, फर्जी अकाउंट ओपन करना, अवैध नेट बैंकिंग चालू करना, मोबाइल नंबर में बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट करना फर्जी तरीके से, तो ऐसे अलग अलग इसमें अपराध हुए हैं, जिसमें कि लगभग 2,70,00,000 का फ्रॉड हुआ था। अर्चना शर्मा के पिता केदारनाथ शर्मा एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे। 1990 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सुविधा के लिए एचडीएफसी बैंक की चूना भट्टी ब्रांच में एक खाता खुलवाया। अर्चना ने बताया कि पिताजी ने मां और मेरा अकाउंट भी उसी ब्रांच में खुलवा दिया। अर्चना शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई। भोपाल में उनके बुजुर्ग माता पिता ही रहते थे। 2006 में एक दुर्घटना के बाद केदारनाथ शर्मा की याददाश्त कमजोर हो गई। ऐसे में बैंक की सीनियर सिटीजन सर्विस के तहत रिलेशनशिप मैनेजर संजय ठाकुर घर आकर बैंकिंग सेवाएं देता था। पिताजी की कमजोर याददाश्त के कारण मां ही उससे बात करती थी और कभी कभी दुबई से अर्चना भी फोन पर संपर्क में रहती थी। संजय ठाकुर ने जल्द ही परिवार का भरोसा जीत लिया। फिर उसने अर्चना को सलाह दी, आपके सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। परिवार ने निवेश का फैसला किया और कुछ महीनों के बाद परिवार ने एक पेमेंट के लिए चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। जनवरी 2023 में अर्चना दुबई से भारत आई और बैंक जाकर पड़ताल की तो पता चला खाते में एक भी रुपया नहीं। अर्चना अपनी मां के साथ साइबर सेल पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। जांच में सामने आया
कि रिलेशनशिप मैनेजर संजय ठाकुर ने ही सारे रुपए निकाले। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में मामला शुरू हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार से कहा कि क्रिमिनल केस में संजय ठाकुर जेल चला जाएगा, लेकिन उससे पैसे वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। पुलिस ने आईटी कोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। संजय ठाकुर और उसके सहयोगियों ने फर्जी खाते खोले। जब अर्चना दुबई और उनकी मां पुणे में थी, तब भोपाल में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में उनके नाम से फर्जी खाते खोले गए। मोबाइल नंबर बदले। शर्मा परिवार के असली एचडीएफसी खातों और डीमैट अकाउंट से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों को फर्जी तरीके से बदल दिया गया ताकि उन्हें ट्रांजैक्शन का अलर्ट न मिले। नेट बैंकिंग एक्टिवेशन किया। इन खातों पर चुपके से नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दी गई, जिसका पूरा कंट्रोल धोखेबाजों के पास था, और फिर फंड ट्रांसफर की। इसके बाद डीमैट अकाउंट से म्यूचुअल फंड बेचकर पैसा पहले एचडीएफसी के खातों में लाया गया और फिर वहां से तुरंत फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। अर्चना शर्मा कहती हैं कि वो कोर्ट के फैसले से खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। इस लड़ाई का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था और न्याय का इंतजार करते करते पिताजी का देहांत हो गया। अब 85 साल की मां इस इंतजार में है कि जीवन भर की उनकी पूंजी उन्हें कब वापस मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुमित नागपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अवधेश तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। यशदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पीड़ित पक्ष के वकील हैं और इस लंबी लड़ाई में आपने पीड़ित पक्ष का बहुत हद तक सहयोग किया। शुरुआत मैं सुमित नागपाल सर आपसे ही कर रहा हूँ। आमतौर पर हम सभी लोग जानते और सुनते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए आरबीआई या फिर बैंक अपने कस्टमर्स को अलर्ट करता है, उसे बताता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या नहीं करके आप साइबर ठगों से बच सकते हैं। लेकिन इस मामले में तो बैंक में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही साठगांठ करके ये साइबर ठगी की। देखिए, कानून में एक कंसेप्ट है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का, और एक बैंक का और एक जो बैंक का कस्टमर होता है उनके बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, यानी कि एक भरोसे का जो एक रिश्ता होता है वो होता है। तो जो व्यक्ति एक बैंक चाहता है वो बैंक के ऊपर भरोसा करता है कि मेरा जो पैसा है यहाँ पर सेफ रहेगा, उसको गलत तरीके से विड्रॉ नहीं किया जाएगा, मैं साइबर ठगी का या किसी और तरीके की ठगी का शिकार नहीं होऊंगा। ये सोच के एक व्यक्ति बैंक चाहता है। और इस केस में ये शॉकिंग है कि एक जो रिलेशनशिप मैनेजर था उसको ये पता था कि एक वल्नरेबल कस्टमर है, यानी कि एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिसकी याददाश्त भी अब कम होती चली जा रही है। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर को ये पता था कि इस केस में अगर मैं कोई इस तरह की ठगी करता हूं, कि गलत काम करता हूं, तो इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा न्याय के लिए जो परस्यू करना होता है, जो लड़ाई लड़नी होती है, वो उनको ये जरूर लगा होगा कि रिलेशनशिप मैनेजर को कि मेरा जो है काम, अगर मैं बाद में साफ भी होता है, पता भी लगता है कि पैसे निकल गए खाते से, तो इतने वृद्ध व्यक्ति अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनके लिए लड़ाई लड़नी पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए वो बोल्ड हो गया। तो मैं ये कहूंगा सैल्यूट करना चाहिए उनकी बेटी को जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो फैसला आया है, ये एक तरफ तो क्रिमिनल एक्टिविटीज पूरी की पूरी हैं, दूसरा आईटी एक्ट इसमें इन्वॉल्व है, तीसरा एस्पेक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है। तो तीनों कानून अगर हम कहें, क्रिमिनल लॉज की बात करें या फिर आईटी एक्ट की या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तीनों में उनको जो है न्याय मिलने की पूरी इसमें दिखाई दी है प्रक्रिया। और कंज्यूमर एक्ट में हम ये कहें कि कॉम्पनसेशन का जो है प्रावधान होता है, और बैंकों को इसीलिए डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए हो सकता है इसमें फैसला दिया गया हो। हालांकि मैंने अभी फाइल नहीं देखी है, कागज मेरे सामने नहीं है, बट ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि डेफिशिएंसी इन सर्विस जो है इसमें माना गया होगा। तो इस वजह से इस तरह का फैसला हमें देखने को मिला है। अवधेश तोमर जी, इस खबर के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो जो बातें सामने आई बहुत हैरान करने वाली थी। मतलब बैंक का एक अधिकारी लगातार कस्टमर के मोबाइल नंबर अपडेट कर रहा है, बदल रहा है, उसके नाम से फर्जी खाते खुलवा रहा है, डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है, पैसे ट्रांसफर कर रहा है, और बैंक के उच्च अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लग रही है। मतलब अगर बैंक के भीतर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो इस बात की जानकारी तो जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको होनी चाहिए, या फिर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? यह बात सही है कि बैंक में चूंकि ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, और इससे पूर्व भी एक मामला मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में भी देखा, ग्वालियर हाईकोर्ट भी मैं गया, वहां भी मैंने एक मामला देखा। कैनरा बैंक के मैनेजर तक इन्वॉल्व थे ऐसे धोखाधड़ी के मामले। कई गरीब लोगों के डीमैट अकाउंट खुलवाए, सेविंग अकाउंट खुलवाए, अवधि के अकाउंट में करोड़ों का लोन उसी बैंक से लिया,
और मैंने उसके बाद मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं से बैंक के पूरा चैनल है, चैन है, पूरा चैन सिस्टम है, सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। ये नहीं है कि छोटे कर्मचारी को जानकारी होती है, क्योंकि बड़े कर्मचारी के भी हस्ताक्षर कहीं ना कहीं होते हैं, पूरी जानकारी उनको भी होती है। और मैं मानता हूं इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं अगर इस प्रकार का फ्रॉड बैंक करती है तो। यशदीप चतुर्वेदी जी, पहले तो आपको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद कि आपने पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ी और उसको इंसाफ दिलवाया। जिस बात का जिक्र अवधेश तोमर जी कर रहे हैं, जब इस केस को आपने फॉलो किया और इसकी तह तक आप गए तो आपको क्या क्या सच्चाई मालूम चली सर? क्या संजय ठाकुर तक ही इसके तार जुड़े रहे या फिर आपने देखा कि इसमें बैंक में काम करने वाले और ऊपर के लोग भी शामिल हैं, उनका भी सहयोग था? क्या मिला आपको? हाँ, जब ये केस मेरे पास आया था तो उस वक्त फरियादी का जो एफआईआर हुई थी उसमें लगभग 90 लाख के फ्रॉड का उनको आइडिया था कि 90 लाख की धोखाधड़ी हुई है। लेकिन जब ये केस मेरे सामने आया तो मैं एज साइबर एक्सपर्ट वर्क करता हूँ और मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने पाया कि जो इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वो लगभग 2 करोड़ 70 लाख के थे, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में निकल के आए। और इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि जो ऑपरेशन इसमें अनाधिकृत रूप से हुए हैं, एक्चुअली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक विशेष कोर्ट होती है, द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जहाँ पे राज्य के जो आईटी सेक्रेटरी रहते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ACS श्री संजय दुबे सर IAS हैं, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मामले में ऑर्डर दिया है, मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये केस IT एक्ट में जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना कस्टमर की जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले तो कस्टमर के अकाउंट में जो उसकी राशि थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको बिना परमिशन के एक्सेस किया गया। फिर उसकी बिना परमिशन के उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज किए गए, फिर उसमें नेट बैंकिंग एक्टिवेट करी गई। इसी बीच में जो नए अकाउंट ओपन हुए वो HDFC ही की एक दूसरी ब्रांच में हुआ, एक एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ, एक इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन हुआ। तो ये जो सभी चीज़ें ऑपरेशन थे, ये कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी में आ ही नहीं सकते। रिलेशनशिप मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन इन्फॉर्मेशन कस्टमर की ले सकता है, सर्विस दे सकता है, लेकिन अकाउंट अपडेट करने की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों के पास रहती है। इसी प्रकार से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी दूसरी अधिकारी के पास रहती है। अकाउंट ओपन KYC करने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी अलग अधिकारी के पास रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें, और फिर एक बैंक नहीं है इसमें, एक HDFC बैंक है, एक एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, HDFC प्रूडेंशियल है, ICICI प्रूडेंशियल है, लगभग 6 बैंक हैं। तो एक व्यक्ति 6 बैंकों में तो अधिकारी हो नहीं सकता ना। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसने, दूसरे लोगों ने उसकी मदद की जाने अनजाने में, और इस फ्रॉड को अंजाम दिया। इसमें खास बात यह है कि जब उसने फर्जी अकाउंट ओपन किए तो फर्जी अकाउंट और सही अकाउंट में जो लेन देन हुआ, जो ट्रांजेक्शन उसने किए जानबूझकर, ताकि जो ये बुजुर्ग दंपति हैं ये प्रूव करना इनके लिए मुश्किल हो जाए कि सही खाता कौन सा था और फर्जी खाता कौन सा था। तो ये प्रूफ ही ना हो पाए कि जो फर्जी खाते थे वो एक्चुअल में फर्जी थे। तो यहाँ जो विश्वास, कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसमें ऑर्डर में, कि जिस प्रकार की लापरवाही बैंकों द्वारा की गई है, इससे लोगों का इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा उठता है। इसलिए यहाँ बैंक की जिम्मेदारी और बन जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमारे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बैंक में सेफ है। जी, सही बात है। आम लोगों की अवधारणा यही है कि पैसा अगर बैंक में पहुंच गया तो सेफ है। तो ऐसे में अगर कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ जाए कि कस्टमर के साथ विश्वासघात हो रहा है और उसका विश्वास डगमगा जाएगा, तो ये चिंता का विषय है। आप सभी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने भी इस केस को समझा है। क्या कह रहे हैं अंकित, वो भी जान लेते हैं। अंकित, बताइए। जी हाँ, कहना साफ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार साइबर अपराधी अपनी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति से 2.5 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड कर लिया, और वो किसी और ने नहीं किया, वो बैंक कर्मचारियों ने किया है। हालांकि बुजुर्ग दंपत्ति जब भोपाल में रहते थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी दुबई में की थी, तब उनके पास मकान बेचा था और उस प्रॉपर्टी का पैसा रखा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका पैसा ही उनका नहीं होगा। ये मामले का खुलासा तब हुआ तब उनकी बेटी दुबई से भारत आई और उसने इन पैसों की जानकारी ली, तब ये पूरा मामला उजागर हुआ। वहीं उनकी बेटी ने तत्काल रूप से, जब उन्हें सारी चीज़ों का पता चला कि हमारे माता पिता के जो 2.5 करोड़ रुपए हैं
वो किसी बैंक में है ही नहीं। और सब चीज़ों का पता करने के बाद उन्होंने आईटी विभाग में इसकी शिकायत की। आईटी विभाग में शिकायत करने के बाद आईटी कोर्ट ने इस पूरे मामले को समझा। हालांकि पूरे मामले को समझने में 5 साल का समय लग गया, जब तक जो बुजुर्ग, क्योंकि अर्चना शर्मा के पिताजी का इस पूरे केस के दौरान देहांत हो गया। उनकी मां की उम्र भी 85 साल है, लेकिन सत्य की जीत हुई है, ये हम मान सकते हैं। और साफ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी कोर्ट ने इस केस को लड़ा, उस तरीके से लगता है कि एक बड़ी जीत जो है अर्चना शर्मा को मिली है। उसके बाद जो है आईटी कोर्ट ने जो 7 बैंक इसमें शामिल थी, यानी कि 7 बैंकों के कर्मचारियों के ग्रोह ने ये पूरे ठगी को अंजाम दिया था। हालांकि उन्हें भी सजा मिली है और अब 7 बैंक जो मिलकर 2.5 करोड़ रुपए अर्चना शर्मा के वापस करेंगे, जो उनकी पिताजी की गाड़ी कमाई और पूंजी है। सुमित सर, आमतौर पर हम सभी लोग ये अनुभव करते हैं कि कई बार हम बैंक में चेक लगाते हैं तो बैंक से हमें कहा जाता है कि साइन आपका मिसमैच हो रहा है और चेक हमारा वापस कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप सही तरीके से साइन करिए। इस मामले में पीड़ित पक्ष को मालूम ही नहीं कि उनके नाम से अलग अलग बैंकों में खाते खुले जा रहे हैं और उनके आधार कार्ड का, उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी सारे बैंकों ने भी अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया। मतलब क्या वहां पर जब अकाउंट ओपन किया गया तो वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया, वहां पर साइन चेक नहीं किया गया, वहां पर ये नहीं चेक किया गया कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड कौन दे रहा है, केवाईसी किस तरीके से हो जा रहा है। ये तो मतलब घनघोर तरह की लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, अब दूसरी पीढ़ी हमें ने ये भी अपने एक बात जीवन से समझनी ये पड़ेगी सिद्ध कर कि दिया जब से कि इंफॉर्मेशन संगति टेक्नोलॉजी शाखा के में ऊपर नित्य रिलायंस जाने बढ़ा है, वालों का तब से हो जीवन क्या गया है कि जो फिजिकल विदेश डॉक्यूमेंट्स हैं के वो कम लिए भूगोल जाते हैं, स्कैन कॉपीज ज्यादा ली जाती हैं। हम्म। तो बैंक के जो रिकॉर्ड में ज्यादातर स्कैन कॉपीज ही रहती हैं, और जब एक बैंक ने ऑलरेडी खाता खोल रखा है तो स्कैन कॉपीज उस बैंक के पास ऑलरेडी थी, रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सेस था उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और जब मोबाइल नंबर्स चेंज कर दिए गए तो जो ओटीपी का एक वेरिफिकेशन होता है, आज की डेट में पहला एक समय था जब फंड ट्रांसफर करने होते तो चेक से किए जाते थे, टैली किया जाता था सिग्नेचर सेम है कि नहीं। आजकल जो फंड ट्रांसफर होता है वो सारा ओटीपी से होता है। तो एक व्यक्ति है, उसका नंबर चेंज कर दिया गया और ओटीपी जो अब आएगा, तो बैंक का जो सिस्टम है, मान लीजिए बैंक का एक इनसाइडर है, उसे पता है कि किस तरह से सिस्टम काम करता है, वो ओटीपी के लिए सिम चेंज कर देगा और जब ओटीपी उसी के पास आएगा वो उसी ओटीपी को बैंक के सिस्टम में डाल के ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर देगा। तो ये जो रिलायंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, उससे मैं कह सकता हूं कि उसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज प्रोन टू मिसयूज। तो इस केस में हमें मिसयूज देखने को मिला है कि ओटीपी को किस तरह से मिसयूज करके ये फंड ट्रांसफर हुआ होगा। और मैं आपको बोल सकता हूं कि सारा जो फंड इसमें ट्रांसफर हुआ होगा वो ओटीपी के जरिए ही किया गया होगा। अवधेश तोमर जी, आमतौर पर जब किसी कस्टमर के साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो उसे लगता है कि अब बैंक में जाके शिकायत की जाए, वहां पर समस्या का समाधान होगा। लेकिन जब किसी कस्टमर को मालूम चले कि फ्रॉड करने वाले बैंक कर्मी हैं तो उसके लिए लड़ाई बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि डेस्क के इस तरफ खड़े हुए लोगों के लिए डेस्क के भीतर खड़े लोगों से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये केस एक प्रकार की नजीर भी है, एक संदेश भी उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि अब तो ठगी हो गई, हम क्या ही करें। यह बात सही है कि अब आम पब्लिक को ये लगने लगा है कि बैंक में भी हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बैंक में आदमी इसलिए अपना धन और अकाउंट और अपने लॉकर इसलिए खुलवाता है क्योंकि बैंक में सुरक्षा रहती है। मगर चूंकि आए दिन ऐसे मामले बढ़ रहे हैं इस प्रकार से तेजी से कि फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। कई लोगों के पैसे, जब अकाउंट खुलवाया, हमारा अकाउंट से पैसा ट्रांसफर अदर खाते में हो गया, जब हम बैंक में आम पब्लिक जाती है तो जवाब मिलता है हम क्या कर रहे हैं, पुलिस में जाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए। उसके बाद पुलिस में लोग चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं करती। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ठगी हो रही है और इसमें बैंक के लोग भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं इस मामले में पूरे में। और चूंकि कस्टमर को प्रॉपर वो सेवाएं भी नहीं दे पा रहे और कस्टमर के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उसमें भी सहयोग नहीं कर रहे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। यशदीप चतुर्वेदी जी, इस केस में तो आपने अर्चना जी को सही दिशा दिखाई, आपने उनको बताया कि कैसे वो अपने केस को आगे लेकर जाएं ताकि उनको हर्जाना भी मिले, मतलब उनकी जो रकम गई उनको वापस मिल जाए। आमतौर पर ज़्यादातर कस्टमर को मालूम ही नहीं होता है कि उनको अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। उनको पुलिस के पास जाना है, उनको किसी आईटी कोर्ट में जाना है, उनको किसी ऐसे लीगल एक्सपर्ट को पकड़ना है जो उनको राह दिखा पाए। देखिए
देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि अलग-अलग प्रकार के जो साइबर फ्रॉड आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, इससे हर वर्ग पीड़ित है। आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं, शेयर मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, इसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं। तो मैं एक कॉमन चीज़ बताता हूं कि यदि कभी किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो, तो सबसे पहले तो जब वो पुलिस के पास जाता है या बैंक में जाता है, तो सबसे पहले उसी को लोग दोषी बना देते हैं। ये हमें ट्रेंड चेंज करना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति से कहीं ना कोई चूक इसलिए हुई है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। किसी भी साइबर फ्रॉड का जो आधार है ना, वो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि जो अमाउंट निकलता है साइबर फ्रॉड में वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, मतलब किसी न किसी खाते में ही ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो वो है जिसमें कस्टमर गलती से ठगी के कारण डाल देता है, और दूसरा अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका उसको पता ही नहीं चलता, उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। दोनों ही केस में अगर हम देखें तो एक में उस बैंक की जिम्मेदारी बनती है जिस बैंक में आपका खाता है और आपके खाते से बिना आपकी जानकारी के, आपका बिना आईडी पासवर्ड या पिन शेयर किए हुए आपके खाते से रुपए निकल गए, तो जिस बैंक में आपकी जिम्मेदारी अकाउंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो सुरक्षित करे। इसी प्रकार जैसे आजकल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं। देखिए, लगभग मैं 10-12 साल से इस कोर्ट में मैं केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। अलग अलग टाइप के बहुत बड़े बड़े केसेस आए, पर ये जो अर्चना शर्मा जी का केस था, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, मैं ये कह सकता हूँ, लेंदी केस था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि यदि कोई भी ऐसे नियम, कोई ऐसे रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को लेकर बनाए गए हैं जिसमें किसी व्यक्ति की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, तो उसको यदि कोई संस्था हैंडल करती है, प्रोसेस करती है, तो उसके लिए जो सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं, यदि उन नियमों का वो पालन नहीं करते हैं और उनकी लापरवाही से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, रॉन्गफुल लॉस होता है, तो उसके लिए कंपनसेशन करने का प्रावधान आईटी एक्ट में सेक्शन 43A के अंतर्गत दिया गया है। तो जैसे आजकल ये किसी के साथ भी अगर कोई फ्रॉड होता है, जनरल साइबर फ्रॉड होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है या शेयर ट्रेडिंग स्कैम होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, तो उसमें जो खाते हैं बेनिफिशियरी खाते जिसमें रुपए ट्रांसफर होता है, वो कहीं ना कहीं फर्जी पाए जाते हैं। तो जिन बैंकों के खातों में रुपए ट्रांसफर हुए हैं, आईटी एक्ट उनके ऊपर भी एक एप्लीकेबल होता है और उनकी लायबिलिटी भी फिक्स करता है। तो यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो उसको अपनी बैंक में भी शिकायत करना चाहिए, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 3 दिन में आपको अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करना जरूरी है। यदि आपकी गलती नहीं है तो 100% लायबिलिटी बैंक की मानी जाएगी। यशदीप जी, संक्षेप में हमें ये भी बता दीजिए कि इस केस में कोर्ट के आदेश के बाद क्या हर्जाना देने की कोई समय सीमा भी तय की गई है? कब तक पैसा मिल जाएगा? जी बिल्कुल, लगभग जो भी ऑर्डर होते हैं इस कोर्ट से, उसमें 30 दिन में, इस ऑर्डर में भी 30 दिन में सभी बैंकों को ऑर्डर दिया गया है कि वो जिनके अलग अलग, चूंकि अलग अलग लायबिलिटी सबकी है, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पेमेंट गया था, तो लायबिलिटी के अनुसार 30 दिन में पेमेंट करने का ऑर्डर किया गया है। यदि वो 30 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर उस पर भी उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। साथ में यदि वो पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका अगला स्टेज होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, मतलब फिर बैंक कई इस कोर्ट के द्वारा, जो आईटी एक्ट की कोर्ट है, कई मामलों में बैंकों की और टेलीकॉम कंपनियों की संपत्ति को अटैच करके पीड़ित को रिकवर कराने तक का आदेश दिया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्ट है। 6 महीने में एज पर आईटी एक्ट 6 महीने में डिसीजन देने का प्रावधान है। ओके, समय यही समाप्त हो रहा है। लेकर रहेंगे न्याय में। आज हमने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया कि आप सबके माध्यम से बाकी कस्टमर्स को भी मालूम चल सके कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई ठगी होती है, चाहे वो साइबर ठगों द्वारा हो या बैंक फ्रॉडियों के द्वारा हो, तो वो हार नहीं माने, अपनी लड़ाई को लड़ें, अंजाम तक लेकर जाएं, उनको न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।